सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त स्वस्थ एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बार लाइफ एंजॉय करेंगे। एक डिमांडिंग टॉपिक मैं आपकी क्लास में आज स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो टॉपिक है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ नेशनल इनकम। कई बार पूछा गया, ऐसा कोई मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है कि जिस किसी वर्ष में ये सवाल ना पूछा गया हो। हमेशा मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों एक ऐसा टॉपिक लाया जाए और उस टॉपिक के जरिए आप सभी लोगों को करा दिया जाए। स्टूडेंट बहुत सारे लिस्ट को याद करते हैं। मैं पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूं यहां पे, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। क्या चीज इंक्लूजन, है ना, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, एक्सक्लूजन समझना ध्यान से, ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारे पास राष्ट्रीय आय में क्या चीजें शामिल करें, क्या शामिल नहीं करें ना। यहां लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल करें और क्या ना करें। तो बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए, कहानी क्या आती है पता है आपको? इंटरेस्टिंग बात क्या है, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल करें और क्या शामिल ना करें। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या शामिल करें और क्या शामिल ना करें। अब देखिए, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके लिए बहुत लिस्ट, एकदम बंच जिसे बोलते हैं, है ना, बहुत ज्यादा जिससे बोलते हैं बंच में, एकदम लिस्ट, हजारों के लिस्ट में वो जो है याद करते हैं। अच्छा, इसको शामिल करना है, इसको शामिल नहीं करना है, इसको शामिल करना है, इसको शामिल नहीं करना है। तो हमें याद नहीं करना, हमें समझना है। और मैं आपको ऐसे सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट बताऊंगा। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ऐसे में 7 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप सिर्फ 7 पॉइंट को अगर आप याद कर लोगे तो आप समझ लो कि आप नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करें, क्या इंक्लूड नहीं करें, कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे। सिर्फ आपको ये जो 7 पॉइंट है ना, ये 7 पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी का, है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं तो डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको मैं आर्थिक सीमा बोलता हूं। क्या बोलता हूं बताओ? किसी भी देश की एक आर्थिक सीमा ही डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। आर्थिक सीमा बोल दो इसको। ठीक है, या इसको हम लोग जब देखो 2-3 नामों से भी जानते हैं। ये 2-3 नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी बोलते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और इसको हम लोग पॉलिटिकल फ्रंटियर भी बोला करते हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री बोल दो या पॉलिटिकल फ्रंटियर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना। ये, और या हम लोग उसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, है ना। इकोनॉमिक टेरिटरी भी हम लोग उसको बोला करते हैं। तो ये सारी कहानी एक ही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो सब की सब जो चीज़ें हैं वो एक ही हैं। आर्थिक सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल फ्रंटियर या इकोनॉमिक टेरिटरी। अब इसमें सर कब कौन सी चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होनी चाहिए और कब कौन सी चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए सवाल है। ठीक है, देखिए आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको थोड़ा डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक इनकम का मतलब बताता हूँ, और उस उदाहरण के जरिए आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जैसे ये हमारा भारत देश है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अभी मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। जो हमारा भारत देश है, भारत देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। या तो वो हमारे खुद भारतीय होंगे, आप समझो ना, भारत देश में कितने प्रकार के लोग? 2 प्रकार के। या तो खुद स्वयं वो भारतीय होंगे, अगर वो भारतीय नहीं होंगे तो फिर वो विदेशी होंगे। भाई या तो भारतीय होंगे या तो क्या होंगे बताओ? विदेशी होंगे। अगर भारत देश में रहने वाले लोग अगर भारतीय हैं, ठीक है, अब भारतीय भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे। भाई भारत देश की एक आर्थिक सीमा है, उस आर्थिक सीमा के अंदर भारतीय भी काम करते होंगे। मान लीजिए भारतीय जो काम कर रहे हैं और वहां से जो पैसा कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं 2 लाख रुपए। भारत देश में रह के जो विदेशी हैं, विदेशी काम कर रहे हैं और वहां से बस जो पैसा कमा रहे हैं, मान लीजिए विदेशी जो पैसा कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं 50,000 रुपये। ठीक है, तो भारत देश की आर्थिक सीमा में रह के तो टोटल कितना पैसा कमाया गया बोलो? तो भाई टोटल, भाई भारत देश की आर्थिक सीमा में रह के, भाई देखो हमारे भारत में भी चाइना, जापान, रसिया, अमेरिका, इन सभी देशों से लोग यहाँ पे आते हैं और रहते हैं, आपको पता है बिल्कुल। और हमारे भारत देश से भी ऐसे बहुत सारे लोग जो है विदेश में जाते हैं और वहाँ जाके रहते हैं। वही कहानी यहाँ भी है।
हमारे भारत देश की आर्थिक सीमा में भारतीय भी रहते हैं और विदेशी भी रहते हैं। भारतीय ने कमाया 2 लाख रुपए और विदेशी ने कमाया 50,000 रुपए, तो हमारे पास कितना हो गया बताओ? इनकम इसकी कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए। इनकम कितनी होगी बताओ हमारे पास? 2.5। तो टोटल हमारे पास भारत देश की इनकम कितनी होगी? टोटल भारत की इनकम कितनी होगी बताओ भारत देश में? वो 2.5 लाख। और इसी को हम लोग एक नाम देंगे डोमेस्टिक इनकम। इसी को हमने एक नाम दिया डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ सर? हमारे पास घरेलू आय। तो घरेलू आय से तात्पर्य ये निकल के आया कि सर ये 2.5 लाख रुपए टोटल इनकम कितनी है बताओ? टोटल इनकम हमारे पास, देखो टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए है। अब इस इनकम को कौन जनरेट कर रहा है इससे मतलब नहीं है। ये जो टोटल इनकम कितनी है बताओ? हमारे पास 2.5 लाख। बट इस 2.5 लाख को, इस इनकम को कौन जनरेट कर रहा है इस बात से मतलब नहीं है। बट हाँ, ये जनरेट हो रही है। ये 2.5 लाख रुपए हो सकता है भारतीय जनरेट करे, हो सकता है विदेशी जनरेट करे, बट जनरेट कर रहे हैं, पक्का ना? तो हो सकता है भारतीय जनरेट करे या तो वो विदेशी जनरेट करे। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? तो भारत देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत, फिर से सुनो ध्यान से, देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत सिर्फ इनकम जनरेट हो रही हो, चाहे वो भारतीय करे चाहे वो विदेशी करे, उस बात से कोई मतलब नहीं है। होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट। मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं है? तो चाहे वो भारतीय करे चाहे वो विदेशी करे, वो होगा किसका पार्ट बताओ? डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो हमारे पास देखो क्या होना चाहिए बताओ? अब कहानी आती है सर, तो इसके लिए हम किसको शामिल करें किसको नहीं शामिल करें, इसके लिए हमें 2 चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगा। इसके लिए हमें ये देखने को एक चीज़, दो नहीं, एक चीज़ कि सर विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी होना चाहिए, विद इन, है ना? जो इनकम जो जनरेट होना चाहिए, जो केस पहला, मैं यहाँ पे केस पहला लिख दे रहा हूँ, केस फर्स्ट, है ना? कि सर किस चीज़ को घरेलू सीमा में मतलब डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे और किस चीज़ को नहीं करेंगे ना। तो केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी, जोग्राफिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल फ्रंटियर, इकोनॉमिक टेरिटरी, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी इनकम विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, विद इन, समझो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, अगर कोई भी इनकम, अगर विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब जो आर्थिक सीमा है उसके अंतर्गत या उसके अंदर में, है ना, जो आर्थिक सीमा है उसके अंदर अगर जनरेट की गई है, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर में अगर जनरेट की गई है, ठीक है, चाहे वो इनकम जो जनरेट कर रहा हो, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, उस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चाहे वो इनकम जो है, चाहे वो हमारे कंट्री का रेजिडेंस हो यानी प्रवासी हो, है ना, चाहे हमारे कंट्री का, हमारे देश का क्या हो, रेजिडेंस यानी प्रवासी हो, चाहे हमारे कंट्री का नॉन रेजिडेंस हो, उससे मतलब नहीं है। हमारे कंट्री का चाहे रेजिडेंस हो चाहे नॉन रेजिडेंस यानी कि गैर प्रवासी, उससे मतलब नहीं है। बस हमें इतना जानना है, बस हमें इतना जानना है कि सर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कि वो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंतर्गत ही वो लाई कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। हमें सिर्फ इतना जानना है कि सर उसने जो इनकम जनरेट की है वो हमारे रेजिडेंस के द्वारा की गई हो चाहे वो नॉन रेजिडेंस के द्वारा की गई हो, बस हमें बस इतना जानना है। चाहे वो हमारा भारत, ये रेजिडेंस मतलब क्या, हमारा भारतीय, चाहे वो विदेशी, बस हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंतर्गत हमने इनकम जनरेट किया हुआ है। समझ में कि नहीं है? अब जैसे एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे एक केस पहला समझ में आ गया, पहले तो केस पहला समझ में आ गया ना। अब फिर मैं केस दूसरा लेता हूँ, ठीक है, केस दूसरा लेता हूँ, ठीक है। अब केस दूसरा में देखो क्या कहता है, केस दूसरा में कैसे पता लगे, पैसा पता करे कि सर कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में शामिल करें और कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में शामिल नहीं करें। तो कौन सी चीज़ें हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करें और कौन सी चीज़ें राष्ट्रीय आय में शामिल ना करें। देखिए राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्र, यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय आय है ये शब्द ही बता रहा है राष्ट्र, नेशन। तो राष्ट्र और नेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। राष्ट्रीय आय की बात करें तो हम लोग क्या किसकी बात करेंगे, राष्ट्र, नेशन। नेशन मतलब क्या, अपने देश के लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि सर जी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के क्या होना चाहिए बताओ, रेजिडेंस होने चाहिए, रेजिडेंस ऑफ आवर कंट्री होना चाहिए। मतलब क्या, ऑफ कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के क्या होना चाहिए, रेजिडेंस मतलब प्रवासी हो, ठीक है, प्रवासी हमारे देश के हो, प्रवासी है ना हमारे, ठीक है, हमारे देश के हों, बस ये बस मैटर करता है। अब हमारे देश के हों चाहे वो
हमारे देश के प्रवासी हो, चाहे वो भारत देश में रह रहे हो, वहाँ से पैसा कमा रहे हो, चाहे वो विदेश में रह के पैसा कमा रहे हो, चाहे वो विदेश में आउटसाइड इंडिया, है ना, आउटसाइड, समझो ध्यान से, आउटसाइड इंडिया रह के पैसा कमा रहे हो, चाहे वो भारत देश में रह के पैसा कमा रहे हो, चाहे वो, है ना, चाहे वो भारत देश के अंदर में रह के पैसा कमा रहे हो, चाहे वो विदेश में जाके पैसा कमा रहे हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। बस इस बात से मतलब है कि हमारे भारत देश के रेजिडेंस होने चाहिए। इस बात से मतलब है कि हमारे भारत देश के क्या होने चाहिए, रेजिडेंस होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, बस अगर हमारे भारत देश के अगर रेजिडेंस हैं, समझो, अगर हमारे भारत देश के रेजिडेंस हैं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो इनकम नेशनल इनकम में काउंट डाउन की जाएगी। मैं एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल के जरिए मैं समझाऊंगा। अच्छा, रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या हुआ? इसमें रेजिडेंस, कोई भी पर्सन रेजिडेंस कब कहलाएगा? अगर मैं रेजिडेंस की एक डेफिनेशन लिख लूँ आपको, जो कि समझ में आ जाएगा। रेजिडेंस यानी प्रवासी की डेफिनेशन क्या होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं, समझिए। अ पर्सन हु रिजाइड्स, ठीक है, अ पर्सन हु रिजाइड्स मोर देन, एक ऐसा कोई पर्सन जो 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, इन अ कंट्री, 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो। दूसरा, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना, लाई कर रहा है कहाँ पे? लाई इन दैट कंट्री, है ना, दैट कंट्री। अगर ऐसा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कितनी? ये दो कंडीशन, कौन कौन सी? पहला, एक ऐसा कोई पर्सन जो 1 साल से ज़्यादा उस देश में रह रहा हो, अ पर्सन हु रिजाइड्स मोर देन 1 ईयर इन द कंट्री, ऐसा कोई भी पर्सन जो 1 साल से ज़्यादा उस देश में रह रहा हो, ठीक है, और जिसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूँ तो थोड़ा हिंदी में भी लिख लीजिए भाई, नहीं कहोगे सर जी हिंदी में नहीं लिखवाया, है ना। किसी भी सामान्य प्रवासी के, है ना, सामान्य प्रवासी, समझिए, अगर मैं सामान्य प्रवासी की बात करता हूँ तो सामान्य प्रवासी के हमारे पास गुण की बात कर लो या लक्षण बात देख लो, क्या क्या होंगे। पहला ये होगा कि, है ना, वो, है ना, व्यक्ति, चाहे व्यक्ति हो, है ना, व्यक्ति हो, चाहे अपना व्यापार हो, ठीक है, चाहे व्यक्ति हो चाहे व्यापार हो, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, ठीक है, इत्यादि, है ना, समझ में कि नहीं है? चलो, अगर मान के चलो, है ना, इत्यादि, 1 वर्ष किसी देश में एक वर्ष से अधिक रहता हो। दूसरा, उसका आर्थिक हित का केंद्र उस देश में हो, ठीक है, सुनना कि नहीं है? अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? तो उस देश का वो सिटीजन कहलाएगा, ठीक है, उस देश का क्या कहलाएगा? सिटीजन कहलाएगा। समझ में कि नहीं है? अब इसमें जैसे, इसमें हम सब लोग क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं, अगर मान के चलो, अगर आप, है ना, अगर कोई भी जैसे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट अगर टूरिस्ट वीज़ा पे गया हुआ है, अगर कोई टूरिस्ट गया हुआ है ना, टूरिस्ट गया हुआ है, कोई भी स्पेशल, है ना, स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए गया हुआ है इत्यादि। जैसे विदेश में हम लोग जाते हैं ना किसी स्पेशल, यहाँ हमारे पास जो है, वहाँ पे जो कंट्री की जो आर्मी है, या हमारे पास जो फॉरेन एम्बेसी में जो वर्क कर रहे हैं लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, या फॉरेन छोड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, है ना, इंटरनेशनल वर्कर वर्क इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर कोई वर्कर जो है, जो
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में वर्क कर रहा है तो उसकी हम लोग बात करें, ये एक उदाहरण के जरिए हमने समझाया हुआ है। तो नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय है, रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, प्रवासी हमारे देश के हों, चाहे वो हमारे भारत देश के अंतर्गत लाई कर रहे हो या भारत देश के बाहर लाई कर रहे हो, एक ही बात है। चाहे, है ना, भारत देश में लाई कर रहे हो चाहे वो भारत देश के बाहर लाई कर रहे हो, बात एक ही है भाई। समझ में आया कि नहीं है? बात क्या है? बात हमारे पास एक ही है। कोई डाउट है इसमें मुझे ज़रूर बताएं, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं रेजिडेंस?
ठीक है, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये हमारे पास केसेस हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंस का केसेस है। क्या किसका केस है बताओ? हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंस का केसेस है ना। समझा कि नहीं है? और इसके बाद हमारे पास देखो क्या होगा, है ना। इसके बाद हमारे पास ये एम्बेसी, है ना। जैसे मैं थोड़ा सा मैं कुछ एग्जांपल के ज़रिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर एम्बेसी है वो सिचुएटेड है किस में बताओ? अगर इंडिया में, एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, इस केस में क्या होगा? सो चूँकि ये जो एम्बेसी है ये क्या है? एम्बेसी हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो एम्बेसी है, या इसको लिखे रशियन एम्बेसी, यहाँ पे लिखे, है ना। एग्जाम्पल के ज़रिए आप समझो। मैं लिखा है यहाँ पे कि एम्बेसी, रशियन एम्बेसी। अगर मैं एम्बेसी का केस अगर बोलूँ, केस बोलूँ तो रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है ना, समझ एक नहीं है। तो रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, तो हमारे पास जो रशियन एम्बेसी है वो क्या है बताओ? इट इज़ अ पार्ट ऑफ रशियन इकोनॉमिक टेरिटरी, पार्ट ऑफ रशियन इकोनॉमिक टेरिटरी। ये क्या है बताओ? अब हमारे पास रशियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है हमारे पास। दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग पे। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन यूएसए। इन यूएसए। ठीक है, तभी जो इंडियन है, ठीक है, समझो ध्यान से। ये इंडियन किसका है बताओ? हमारे पास ये रेजिडेंस ऑफ कहाँ का है बताओ? ये रेजिडेंस है किसका? अरे बोलो, अरे बोलो जल्दी से फास्ट। ये रेजिडेंस किसका है? ये हमारे पास इंडिया का है। क्योंकि चूँकि हमारे पास ये जो रेजिडेंस है वो चूँकि इंडिया का है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी हम लोग क्या करेंगे तो इंक्लूड करेंगे। समझ में आया कि नहीं? और इंडियन एम्बेसी, है ना, रेस्ट ऑफ इंडियन एम्बेसी, सॉरी, ठीक है। तो चूंकि ये इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा तो हमारे पास इसको डोमेस्टिक टेरिटरी और सीसी, इसको डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी दोनों में इंक्लूड करेंगे। एक बार इसको लिखिए और फिर हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको ना दो एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, है ना। मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, और दो एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोग मुझे बताइएगा कि किसको हम लोग इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एस बी आई अर्न प्रॉफिट इन यूएसए, समझिए ध्यान से। एस बी आई अर्न प्रॉफिट इन यूएसए, है ना। अब दूसरा हमारे पास वो क्या लिखा? माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड न्यू ऑफिस इन इंडिया, सॉफ्ट ऑफिस स्टार्टेड न्यू ऑफिस इन इंडिया। ठीक है, न्यू ऑफिस इन इंडिया। अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कि किस किस चीज़ को, दोनों में से किसको नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे और किसको डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करेंगे। ये दोनों स्पेशल केसेस हैं। आप लोग मुझे बताएंगे किसको नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे, किसको डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करेंगे। सभी लोग बताएंगे फास्ट, कम ऑन।
सो जस्ट लिसन केयरफुली, है ना। एसबीआई अर्न प्रॉफिट इन यूएसए। मुझे बताओ एसबीआई जो है वो कहाँ का रेजिडेंस है? एसबीआई नॉर्मल रेजिडेंस कहाँ का है? सबसे पहले हमें ये देखना है नॉर्मल रेजिडेंस है कहाँ का। भाई नॉर्मल रेजिडेंस है इंडिया का, बस इंडिया का है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेशनल इनकम यानी इंडिया के नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे और किसके नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे? इंडिया के, पक्का ना। बट अगर डोमेस्टिक इनकम की बात आई तो चूंकि यूएसए के डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो रही है, बट अगर डोमेस्टिक इनकम की बात करूं, है ना, तो डोमेस्टिक इनकम जो होगा वो यूएसए के में इंक्लूड किया जाएगा। बट चूंकि नॉर्मल रेजिडेंस किसका है? इंडिया का है, तो इसलिए इंडिया के नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाएगा। बहुत सुंदर। जो माइक्रोसॉफ्ट है ये ऑफिस कहाँ है? न्यू ऑफिस इन इंडिया। अब चूंकि माइक्रोसॉफ्ट नॉर्मल रेजिडेंस है कहाँ का? ये भाई सिंपल सी बात है, यूएसए का है ना। तो चूंकि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ये जो इसका ये नॉर्मल रेजिडेंस यूएसए का है, तो ये इंडिया के नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ये हमारे भारत देश के नेशनल इनकम में काउंट डाउन नहीं होगा, भले ही वो इंडिया में क्यों ना हो। हमें तो चेक करना है ना, हमें तो क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि ये इंडिया के नेशनल इनकम में है या नहीं है। हमें तो बस ये सिंपल सी बात चेक करनी है कि भैया कि इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है। बस सिंपल सी बात हमें ये चेक करना है। अगर वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है या इंडिया का रेजिडेंस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग उसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हमारे पास कहानी है। चलो और देखें। बट हाँ, चूंकि इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जनरेट हो रहा है, तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जनरेट हो रहा है, तो डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में इंक्लूड करेंगे, बट जो नेशनल इनकम होगा उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। आओ आगे आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास तीसरा आता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तीसरा आता है हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट, और ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हुआ हमारे पास एक तरफा हस्तांतरण। तरफा हस्तांतरण, हस्तांतरण, ठीक है। और ये जो एक तरफा हस्तांतरण है, इसका मतलब सर हुआ क्या? इसका मतलब हुआ सर यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर, जिसमें सर हमारे पास गिफ्ट आ जाता है, जिसमें सर हमारे पास ग्रांट आ जाता है, जिसमें हमारे पास डोनेशन आ जाता है, जिसमें हमारे पास स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, स्कॉलरशिप इत्यादि, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफर पेमेंट यानी एक तरफा हस्तांतरण की कैटेगरी में हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट कह लो या एक तरफा हस्तांतरण कह लो, उसमें देखने को मिलता है। अब जैसे इसमें मैं ट्रांसफर पेमेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट किए हुए अगर ये इनकम जनरेट होती है, इसको क्या बोलेंगे? पेमेंट और रिसिप्ट विदाउट एनी सर्विस रेंडरिंग। मतलब बिना किसी सर्विस दिए, है ना, अगर हमें कोई पेमेंट या रिसिप्ट्स मिल जाता है तो वो ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा। अब उदाहरण के जरिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ आप लोग को। अब आप लोग मुझे बताइएगा, है ना, कि कौन सी चीज इंक्लूड होगी या नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। इंश्योरेंस कंपनी पेड एंड कंपनी पेड क्लेम फॉर डिस्ट्रक्शन। मतलब जो नुकसान हुआ ना, कई बार जब नुकसान होता है तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगते हैं, तो जो हमने इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मांगा है ना, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में कि नहीं है? तो वही कहानी है।
इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम फॉर डिस्ट्रक्शन। बताओ भाई, हुआ क्या कि मान लो बाइक है, बाइक में अचानक किसी दुर्घटनावश भाई बाइक क्षतिग्रस्त हो जाती है, और उस क्षतिग्रस्त होने की वजह से बाइक में नुकसान होता है। और जब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी था इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। तो जो इंश्योरेंस कंपनी ने जो दिया है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है उसके लिए हमने कुछ किया नहीं, उनको हमने कोई भी सर्विसेज दी नहीं, कोई सर्विसेज उनको नहीं दी, और उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया फॉर हर क्लेम। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये ट्रांसफर पेमेंट की कैटेगरी में आएगा। और इसलिए कोई भी ट्रांसफर पेमेंट हो, कोई भी, ना ही हम उसको नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं, ना ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करते हैं। समझो, ट्रांसफर पेमेंट एक तरफा हस्तांतरण, यूनिलेटरल ट्रांसफर जैसे गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ये कोई भी चीज हो, ना हम सर इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, समझना, ना हम सर लोग इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी नॉट इंक्लूडेड, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ना ही हम सब लोग इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, किसी भी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ना नेशनल इनकम में ना ही डोमेस्टिक इनकम में, कहीं भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी, है ना, चाहे कहीं भी जनरेट की जा रही हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अगला देखिए, हमारे आपके सब लोग दोस्त हम मिस्टर एक्स कोई है, वाई मान लो, अर्न इनकम फ्रॉम यूएसए एंड सेंड द मनी टू फैमिली लिव इन इंडिया। पता है इसको हम लोग नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, बताओ क्या हम इसको नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे या नहीं, बताइए फास्ट।
चलिए, सो देखिए मिस्टर एक्स अर्न कर रहा है कहाँ से, इनकम कहाँ से बताओ, यूएसए से, और उस इनकम को कहाँ भेज रहा है बताओ, उस इनकम को भेज रहा है इंडिया में। उस इनकम को भेज कहाँ रहा है बताओ, इंडिया में। मेरी बात आपको सुन में है कि नहीं है? उस इनकम को भेज कहाँ रहा है बताओ, इंडिया में भेज रहा है। तो चूंकि इंडिया में भेज रहा है तो भैया सिंपल सी बात है, भाई मिस्टर वाई जो है अगर इनकम अर्न कर रहा है यूएसए में, तो उस फैमिली के लिए क्या होगी, फैमिली ने कुछ काम किया क्या, नहीं किया, फैमिली ने कोई भी काम नहीं किया उस है ना, फैमिली ने कोई काम किया क्या, नहीं किया। तो चूंकि जब फैमिली ने जब कोई काम ही नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा बताओ, हमारा ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब विदाउट, है ना, विदाउट रेंडरिंग द सर्विसेज, विदाउट रेंडरिंग द सर्विसेज हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग ना ही इसको नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे, ना ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे। पक्का? चलो मेरे भाई आगे डिस्कस करते हैं, है ना, आगे डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट। अब मान लो, है ना, किसी प्रकार की लॉटरी इनकम लगती है ना, लॉटरी इनकम हो गई, हो ना, लॉटरी इनकम एक्सेट्रा, इस प्रकार की कोई अगर इनकम होती है, रातों रात लॉटरी लग जाती है, सुना होगा आपने, बाकी पता नहीं लगती है नहीं लगती, बट अगर मान लो ये जो लॉटरी टाइप की जो इनकम है, क्या इसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में? नहीं भाई, अगर लॉटरी इनकम है तो ना ही हम लोग उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ना ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि सर लॉटरी इनकम क्या है बताओ, एक प्रकार से हमारे लिए ट्रांसफर पेमेंट है। तो चूंकि लॉटरी इनकम क्या है हमारे लिए, एक प्रकार से ट्रांसफर पेमेंट है, विदाउट रेंडरिंग द सर्विसेज, हमने कोई सर्विस नहीं दिया बट वो हमें इनकम जनरेट हो गई विदाउट रेंडरिंग द सर्विसेज। कोई सर्विसेज नहीं दिए और सर्विसेज ना देने के बाद, है ना, मतलब कोई बिना सर्विस दिए हमें वो इनकम जनरेट हो गई, दिस इज व्हाट कॉल्ड, बोलो, हम लोग इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बार जल्दी से फास्ट बताओ। चलो अगला चौथा डालिए हमारे पास, फाइनल एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड, फाइनल एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड बट नॉट इंटरमीडिएट, बट नॉट इंटरमीडिएट, ठीक है ना। देखिए फाइनल एक्सपेंडिचर को ही हम लोग इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या बोला मैंने, जो फाइनल, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है तो फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे, है ना, इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब सर कोई भी एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर कब होगी बताओ, कोई भी एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर जब होगी जब हम या तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, या तो हम उसको उपभोग के उद्देश्य से हम लोग ले रहे हों, ठीक है, या तो वो हमारा क्या हो बताओ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, है ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, यानी या तो वो निवेश व्यय के रूप में हो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तभी जाके हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, वो हमारे लिए क्या होगा बताओ, वो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसी 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 समझ में बात नहीं,
है ना। अब कहानी आती है सर, है ना, हाउस होल्ड। अब यहाँ पे एक चीज और डालो कि सर कोई भी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर, अगर हाउस, चाहे वो हाउस होल्ड का हो और गवर्नमेंट का हो, कोई भी एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का हो, ठीक है, वो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। कोई भी एक्सपेंडिचर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर घरेलू व्यय हो, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर वो सरकारी व्यय हो, है ना, तो किस कैटेगरी में आएगा बताओ, वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की ही कैटेगरी में आएगा, घरेलू व्यय की ही कैटेगरी हमारे पास देखने को मिलेगी। पक्का ना, एनी एक्सपेंडिचर चाहे हाउस होल्ड हो चाहे गवर्नमेंट हो, हमेशा, है ना, कोई भी एक्सपेंडिचर हो हाउस होल्ड या गवर्नमेंट, वो हमारे पास कहीं ना कहीं क्या ट्रीट किया जाएगा बताओ, ये एन एक्सपेंडिचर, तो ये जो है ये फाइनल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाएगा। समझ में कि नहीं है, फाइनल एक्सपेंडिचर ही। जैसे अब हाउस होल्ड सेक्टर वाला क्या करता है, वो कोई भी सामान लाएगा वो कंजम्पशन के उद्देश्य से ही खरीदेगा, उसने चेयर टेबल फैन फर्नीचर राइस व्हीट पल्सेस कुछ भी खरीदेगा अपने स्वयं के उपभोग के लिए खरीदेगा। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो एक इंसान अपने स्वयं के उपभोग के लिए खर्च करता है, कोई भी ऐसा खर्चा जो एक इंसान अपने ठीक है के उपभोग के लिए खर्च करता है, समझना ध्यान से, कोई भी ऐसा खर्चा जो स्वयं के उपभोग के लिए खर्च करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे उसको, फाइनल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कोई डाउट है क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, कैसा है, जो भी कुछ है मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। पक्का, चलिए भाई, अब हमारे पास कहानी आती है, ये तो हमने देख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे भी कुछ कहानी है, थोड़ा सा उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब किसी भी गुड्स को हम लोग इंटरमीडिएट कब बोलेंगे, एक सवाल ये आता है सर, हम किसी भी गुड्स को इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कब बोलेंगे, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, पहली और दूसरी। पहली क्या, किसी भी कमोडिटी को अगर मान के चलो, अगर हम लोग रीसेल के पर्पज से अगर खरीदते हैं, किसी भी कमोडिटी को अगर मान लो कंप्लीटली अगर यूज्ड हो जाता है, कंप्लीटली, है ना, यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, समझ में कि नहीं है, अगर कंप्लीटली अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर यूज हो जाए, मतलब उसको अगर हम लोग पुनः विक्रय, अगर मैं मान के चलो मैं दोबारा उसको बेचने के उद्देश्य से अगर मैं खरीदता हूं, या उत्पादन की प्रक्रिया में संपूर्णता अगर उपयोग हो जाए, अगर उत्पादन की प्रक्रिया में संपूर्णतः, ना, अगर इसका सर उपयोग हो जाए, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा। और ऐसे भी हम लोग एक तीसरा भी क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं क्या, कि हेल्पिंग टू जनरेट प्रॉफिट, है ना, तीसरा क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं क्या, कि ऐसी कोई भी चीज जो हेल्पिंग टू जनरेट प्रॉफिट, प्रॉफिट, है ना, जो लाभ अर्जित करने में मदद कर रही हो, है ना, लाभ अर्जित करने में मदद हो रहा हो, ऐसी कोई भी चीज जो हमें लाभ अर्जित करने में, है ना, मदद हो रहा हो, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो हमें लाभ अर्जित करने में मदद हो रहा हो। कोई डाउट है क्या, एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताओ, उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऐसे कोई भी चीज़ जो लाभ अर्जित करने में हमें मदद मिल रहा हो, ठीक है जी।
समझ में आई बात कि नहीं कि फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है।
हमने इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर के हमने एग्जांपल देख लिए। कोई भी चीज़ अगर हम लोग मान के चलो अगर रीसेल के उद्देश्य से खरीद रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्रॉफिट जनरेट करने में हमारी हेल्प कर रही है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो कम्प्लीटली प्रोडक्शन प्रोसेस में, उत्पादन प्रक्रिया में अगर संपूर्णतः उपयोग अगर हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल देंगे। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा कि किसको हम लोग नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे और किसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, है ना। आप लोग बताइएगा A B C D कौन सा आंसर सही होगा। मशीनरी परचेज बाय हाउस होल्ड, पहला है हमारे पास, और कोई मशीनरी है परचेज बाय हाउस होल्ड, ठीक है ना। चलो बहुत सुंदर। दूसरा हमारे पास देखो क्या लिखा है, मशीनरी परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट। दूसरा हमारे पास है कि अगर मान लो मशीनरी जो है अगर हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, मशीनरी परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट, है ना। चलिए जी, तीसरा हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, तीसरा है ना, फॉर यूजिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर यूजिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं है? और तीसरा लिखो यहाँ पे, समझो, तीसरा मशीनरी परचेज बाय द डीलर परचेज बाय डीलर फॉर रीसेल, है ना। समझ में कि नहीं है? नेक्स्ट हमारे पास मशीनरी परचेज बाय द गवर्नमेंट, मशीन जो है गवर्नमेंट के द्वारा परचेज की गई। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, और ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ में कि नहीं है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी मुझे बताइए, है ना, अभी इसमें से किसको नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे, किसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे पास एक पॉइंट है, हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मशीनरी परचेज बाय द हाउस होल्ड, मशीनरी परचेज बाय द प्रोडक्शन यूनिट फॉर यूजिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीनरी परचेज बाय द डीलर फॉर रीसेल, या मशीनरी परचेज बाय द गवर्नमेंट। तो किसको नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे और किसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, बताइए फास्ट। देखिए, ये जो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है ना, ये, ठीक है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन क्या है? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन है कि अगर कोई भी चीज़ रीसेल कर रहे हो, या कोई भी चीज़ जो प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प हो रही हो, या कोई भी चीज़ प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, कि कंप्लीटली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो गया हो, तो ये सारी कोई चीज़ है ना, ये ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। पक्का ना? बट अगर मान के चलो कोई भी अगर एक्सपेंडिचर, अगर प्रोडक्शन, वैसी यहाँ पे अगर आप लोग एक हेडिंग डाल के लिखिए, अगर एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी अगर ऐसा कोई अगर एक्सपेंडिचर है जो इन्वेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा किया गया है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा किया जा रहा हो, और देखो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर अगर प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा किया जा रहा हो, और वो अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम सब लोग नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे। ये थोड़ी सी बहुत कीवर्ड पॉइंट है, एक एक कीवर्ड पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलो, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने क्या लिखा कि अगर कोई भी एक्सपेंड, कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है, और जो प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा किया गया उसका उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे मशीन लेके आ गया वो,
प्लांट लेके आ गया, बिल्डिंग लेके आ गया, फर्नीचर लेके आ गया फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो क्या है बताओ, एक प्रकार से फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब एक इसको नोट डाउन कर लेना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जरूरी है, तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना। और उसके बाद हम लोग देखो क्या यहाँ पे अगले इस, है ना, आइटम्स क्या ना क्लासीफाई कीजिए, क्लासीफाई करना है। इसको हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी स्टेटेड है ना, विच आइटम इज एक्सक्लूडेड, है ना, और इंक्लूडेड, है ना, इन नेशनल इनकम इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है ना, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्लासीफाई करना है। ठीक है, चलो बताओ। सभी बताओ, सभी 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 तुम। अरे भाई बताओ जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। चलो
अच्छा देखते हैं भाई, एक एक करके किसको इंक्लूड करेंगे किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। मशीनरी परचेज बाय हाउस होल्ड, देखिए चूंकि हाउस होल्ड है और मैंने यहाँ लिखवाया भी हुआ है क्या कि फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हमारे पास कंजम्पशन के लिए किया जा रहा हो, इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा रहा हो, ये भी बताया हुआ है, कोई भी खर्चा अगर वो हाउस होल्ड का हो या गवर्नमेंट का हो, ये एक फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है, फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और हमेशा फाइनल एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे, लिखवाया हुआ है मैंने। कोई भी खर्चा अगर घरेलू क्षेत्र का हो या सरकारी क्षेत्र का, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा है उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, उसको हम लोग नेशनल इनकम में जरूर इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से आप समझिए, मैं अगर यहाँ पे ये लिखूँ और ये कोई भी खर्चा अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, ये भी एक प्रकार से हमारे लिए क्या कहलाता है बताओ, फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और इसको भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये साफ साफ बता रहा है कि सर जी फाइनल एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे बट इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करेंगे। समझिए, अब मशीनरी परचेज बाय हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड का खर्चा है, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है बताओ, एक प्रकार से हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, ऐसा कोई भी खर्चा जो हाउस होल्ड के द्वारा किया जा रहा है वो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो चूंकि फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है इसलिए हम लोग उसको नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे। समझ में आई नहीं है? चलो, मशीनरी परचेज बाय द प्रोडक्शन यूनिट फॉर यूजिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई देखो, अब मैंने बताया था कि एक और क्या बताया, देखो यहाँ पे कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन सेक्टर के लिए द्वारा किया जाता हो, कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन सेक्टर के लिए द्वारा किया जाता है बट वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करना हो। अब ऐसा नहीं कि सैलरी देना कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, रेंट देना कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से किया जाता हो तो वो दोनों रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, प्लांट खरीदी है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से मतलब खर्चा किया जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब मशीनरी परचेज बाय डीलर फॉर रीसेल, मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग रीसेल के उद्देश्य से खरीदे, 10 रुपए का पेन लिया हमने 12 रुपए का बेच दिया, 15 रुपए का चीज लिया हमने 20 का बेच दिया, है ना? तो ये क्या है, ये हम लोग एक रीसेल के उद्देश्य से हम लोग खरीद रहे हैं। तो चूंकि जैसे मोबाइल शॉप में अगर आप लोग जाते हो तो मोबाइल शॉप में जो आपके आसपास है वो मोबाइल थोड़ी बनाते हैं, आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो वो मोबाइल कहीं से खरीद के लाते हैं होलसेल में और फिर आपको कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच देते हैं। तो वो क्या है, एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। तो रीसेल के उद्देश्य से यहाँ पे खरीदी जा रही है ना? आप देखो ना, मशीन परचेज बाय दी कौन, डीलर। और क्यों खरीद रहा है बताओ, क्योंकि वो रीसेल करना है। तो चूंकि रीसेल करना है तो इसलिए ये क्या हुआ बताओ, ये फाइनल नहीं, ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हुआ। और ये जो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा ये ना ही हम लोग नेशनल इनकम में रिकॉर्ड करेंगे और ना ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में कि नहीं है? समझ में कि नहीं है? ना ही हम लोग नेशनल इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, ना ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। मशीनरी परचेज बाय द गवर्नमेंट, अब कहानी आती है सर, अगर मान लो मशीनरी है वो परचेस किया जाता है मान लो गवर्नमेंट के द्वारा, मशीनरी है जो परचेस कौन करता है बताओ, गवर्नमेंट। और मैंने क्या लिखा है, कोई भी खर्चा जो एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट है ना, कोई भी खर्चा जो घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा हो, कोई भी खर्चा फाइनल सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, तो हाउस होल्ड सेक्टर का कोई भी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एक्सपेंडिचर फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और वो फाइनल एक्सपेंडिचर को नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड करेंगे। समझ में कि नहीं है? तो अगर मैं बात करूं, कोई भी खर्चा अगर गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा हो, समझो ध्यान से, कोई भी खर्चा जो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा हो तो वो हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों हम उसको नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे। समझ में कि नहीं है? कोई भी खर्चा अगर मान के चलो, है ना, वो सरकार के द्वारा किया जा रहा हो तो वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करेंगे। पक्का? क्यों? क्योंकि भैया ये भी गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा होता है तो ये इसको हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट करते हैं। और कोई भी अगर खर्चा अगर फाइनल एक्सपेंडिचर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा बताओ, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करेंगे। कोई डाउट है मुझसे पूछो, चलिए फास्ट बताओ।
हो गया भाई। इन चारों पॉइंट में कोई डाउट है तो मुझे बताना। चारों पॉइंट में, ये जितना भी मैंने आपको चारों पॉइंट मैंने पढ़ाया हुआ है, चारों पॉइंट में अगर कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे लेट मी आस्क। चलो एक बार सेकंड वाला दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है ना मेरे भाई, उसको एक बार हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड पॉइंट बेसिकली क्या कह रहा है। समझिए भाई ना, मशीनरी परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई भी खर्चा जो कौन कर रहा हो, बोलो कौन कर रहा हो, प्रोडक्शन सेक्टर कर रहा हो। और वो खर्चा प्रोडक्शन सेक्टर का ऐसा नहीं कि सैलरी देना, रेंट देना, ये खर्चा उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा भाई। ये खर्चा उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कभी हम लोग नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। समझ में कि नहीं है भाई, ये खर्चा उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कभी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते। समझ में कि नहीं। अब समझो ध्यान से, कहानी हमारे पास क्या कहता है, कहानी हमारे पास जो दूसरा जो कहता है उसको जो समझने की बात है हमें, समझो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कोई भी खर्चा हो जो प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा किया जा रहा हो, बट वो पैसा, वो खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो। वो एक्सपेंडिचर कौन सा हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, ठीक है ना। तो ऐसा खर्चा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, तो यहाँ पे जो मशीनरी जो परचेस की जा रही है, ये प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, हाँ है ना। तो बताओ, मशीनरी परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करेंगे। सिंपल है भाई। अब भाई इसमें क्या बताना है, और इसमें कुछ और थोड़ी बताना है, ठीक है। इसमें कुछ और तो बताना नहीं है। हो गया क्लियर सभी का। चलो अच्छा एक काम करो, एक बात बताओ, एक और का है ना, लॉयर फी, लॉयर का जो फी है पेड बाय, लॉयर फी पेड बाय, अगर लॉयर का जो फी है अगर वो पे किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, अगर वही लॉयर का जो फी है वो प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा पे किया जाता है, वही लॉयर फी जो है हमारे पास मान लो वो गवर्नमेंट सेक्टर अगर पे करती है, चलिए बताइए, है ना। जो लॉयर होता है ना, लॉयर की फ़ी की बात करें तो लॉयर का अगर फ़ी जो है अगर मान लो अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे करता है, अगर प्रोडक्शन सेक्टर पे करता है, या है ना हाउस होल्ड सेक्टर पे करता है, तो क्या आंसर होगा।
बोलते रहो जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। अरे भाई बताओ जल्दी से, फास्ट। सोचो। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, पहले ध्यान से पढ़ो, है ना। लॉयर फी पे कर रहा है, तो चूंकि ये पे कर रहा है तो ये एक एंड यूजर है ना। तो ये क्या होगा, एक प्रकार से इसका कोई भी खर्चा जो हाउस होल्ड के द्वारा किया जाए, लिखा हुआ है कोई भी खर्चा जो हाउस होल्ड के द्वारा किया जाए वो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगी, और दोनों में इंक्लूड करेंगे। तो चूंकि फाइनल एक्सपेंडिचर है इसलिए हम लोग इसको नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो जी अगला। अगली कहानी क्या आती है सर, प्रोडक्शन सेक्टर। आज जो लॉयर है, मान लो मेरी कंपनी है, मेरे अंडर में 4 लॉयर हैं, मैं इनको हर महीने तनख्वाह देता हूं, तो उनको जो भी तनख्वाह दूंगा वो मैं उनकी लागत को, मैं जो भी उत्पादन कर रहा हूं तो उसमें चार्ज करूंगा नहीं करूंगा। मैं एक्चुअल में जो भी मैं तनख्वाह अपने मैं लॉयर को दूंगा, जो वकील मैंने हायर किया हुआ है अपनी कंपनी में, कोई भी व्यक्ति हमारी कंपनी से कोई खिलवाड़ न करे, कोई गलत काम ना करे, और उसके लिए हमारी कंपनी हमेशा है ना खड़ी रहे। तो उसके लिए मुझे आप बताइए कि क्या ऐसा संभव है कि हम लॉयर को अपनी जेब से पैसा दें? कोई व्यापारी अपनी जेब से पैसा थोड़ी देगा। जो भी कुल लागत है, उस कुल लागत में उस लॉयर को जो हम वेतन दे रहे हैं वो भी शामिल होगा। जैसे लॉयर भी कर्मचारी तो हुआ कंपनी का, कि नहीं? लॉयर भी तो कर्मचारी ही हुआ ना कंपनी का, जैसे और सारे स्टाफ हैं। तो जितने सारे स्टाफ है उनकी सैलरी, जो हमारे पास खर्चा लग रहा है, जैसे बिजली का बिल लग रहा है ना, मशीन में तेल पानी का जो खर्चा लग रहा है, इसी तरीके से लॉयर की जो सैलरी जा रही है, तो सारा खर्चा क्या होगा, वो कुल लागत के रूप में आएगा। और जो भी मैं उत्पादन करूंगा उसको बाजार में बेच के पैसा कमाऊंगा, तो जो कुल लागत है उसमें लॉयर की भी फीस मैं क्या करूंगा बताओ, मैं ऐड कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टिल प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ इसमें, तो ये एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हुआ। क्या हुआ बताओ, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हुआ। और ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या होगा, ना ही इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, है ना, और ना ही हम लोग इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। पक्का ना? समझ में कि नहीं है? कोई डाउट है क्या? अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर का, अब गवर्नमेंट सेक्टर लॉयर का पैसा यूज कर रही है, लॉयर फी पे कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और अगर फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा तो इसको सर हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, और इसको डोमेस्टिक इनकम में भी, डोमेस्टिक इनकम में भी हम लोग इसको सर इंक्लूड करेंगे। लिख लीजिए इसको, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए समझ में आया कि नहीं है?
स्टूडेंट है ना। देखिए कोई भी खर्चा, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, कोई भी खर्चा अगर एनी एक्सपेंडिचर विच इज टू बी विच इट इज टू बी डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसको हम लोग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, कोई डाउट है मुझे बताओ जल्दी से फर्स्ट।
बहुत बढ़िया, हो गया ना। तो लॉयर फी है ना। तो हाउस होल्ड, भाई हाउस होल्ड ने एक बात बताओ, हाउस होल्ड ने जो लॉयर का पैसा जो दिया, मान लो कोई घर है, उस घर पे कोई केस हो गया, और अगर उस हाउस होल्ड ने अगर कोई लॉयर का पैसा दिया है, तो क्या वो किसी से चार्ज थोड़ी करेगा, वो किसी से रिकवर थोड़ी करेगा, उसका पैसा चला गया, वो एंड यूजर है ना एक प्रकार से। एंड यूजर कहीं ना कहीं फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ये चीजें हैं भाई। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करें। हमारे पास पांचवा पॉइंट है ना, इंटरेस्ट पेड, है ना। आप एक छोड़ो से, आपकी बाइक का चालान कट गया, आपकी बाइक का चालान कट गया। अब चालान जब कट गया तो आपकी बाइक जो है जमा हो गई, पुलिस वाले ने रख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही पुलिस वाला जब अगर रखता है, तो उस केस में क्या होता है कि हम, मतलब पुलिस वाला अगर वो बाइक जब जब्त कर लेता है, तो हम जाते हैं लॉयर के पास, और लॉयर से फिर हम लोग बोलते हैं भाई हमारी गाड़ी छुड़ाओ। तो हम लोग लॉयर को हमने 20,000 रुपये दिया, तो लॉयर को जो हमने फीस दिया है ना, 20,000 रुपये जो दिया, अब मुझे बताओ, मैं एक हाउस होल्ड सेक्टर का बंदा हूँ, अब उस 20,000 को मैं किसी और से थोड़ी लूंगा, गया तो गया। बट प्रोडक्शन सेक्टर के केस में क्या होगा, लॉयर को जो भी पैसा देगा वो उस टोटल कॉस्ट में, बिजनेस के टोटल कॉस्ट में चार्ज करेगा, इसलिए वो इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। सेम एज इट इज गवर्नमेंट के केस में, गवर्नमेंट बहुत सारे केस लड़ता है, लड़ता नहीं कर लड़ता, जैसे जब जिसका कोई भी लॉयर नहीं होता तो उसका सरकार की तरफ से वकील होता है। कोई अगर गरीब है या जिसके पास पैसा नहीं है, वो लॉयर नहीं, अपना लॉयर अगर नहीं लॉयर नहीं इकट्ठा कर पा रहा है या लॉयर नहीं ले पा रहा है, तो वो फिर सरकार की तरफ से, मतलब एक प्रकार से सरकार उसको वकील प्रोवाइड करती है। सरकार ने जो उस वकील को पैसा दिया वो किसी से रिकवर थोड़ी करेगा, तो उसका फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं है? चलो नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ना। हमारे पास एक अगला है इंटरेस्ट पेड। अब जो इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है, मतलब ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, समझिएगा, यहाँ पे ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, और जो ब्याज भुगतान हो रहा है ना, जैसे इंटरेस्ट पेड का मतलब क्या होता है, लोन जो लिया है ना, लोन पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है ना, जो हमने लोन लिया है ना, लोन, उस लोन पर हम इंटरेस्ट देने की बात कर रहे हैं, देते नहीं देते, उसी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब जो हमने लोन लिया है उसी लोन पर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर इंटरेस्ट मान के चलिए, अगर इंटरेस्ट जो है मान के चलो, अगर वो हाउस होल्ड के द्वारा दिया गया है तो क्या होगा, है ना भाई, अगर प्रोडक्शन के द्वारा दिया गया है तो क्या होगा, प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा दिया गया है तो क्या होगा, और सर अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा दिया गया है तो क्या होगा। भाई लोन सब लेते हैं ना, लोन ये भी लेता है, लोन ये भी लेता है, और लोन ये भी लेता है, तीनों लोग लोन लेते हैं और तीनों लोग लोन पे ब्याज देते हैं। तो जो उस लोन पर ब्याज दिया जा रहा है, उस ब्याज को कहाँ रिकॉर्ड, मतलब किस में, कौन से ब्याज को हम लोग नेशनल इनकम में रिकॉर्ड करेंगे और कौन से ब्याज को नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, है ना, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है, बताना। अरे बताओ भाई। हम्म, कोशिश करना है बताने की।
चलिए भाई, अब हाउस होल्ड की बात करते हैं, है ना। अगर मैं हाउस होल्ड की बात करता हूं तो हाउस होल्ड के केस में देखो क्या होता है, समझो। हाउस होल्ड ने लोन लिया, शादी कर दी बच्चों की, किसी पिताजी ने लोन लिया, लोन लेके बच्चों की शादी कर दी, लोन लेके घर बनवा दिए, तो इससे कोई भी सर्विसेज नहीं दिया, है ना, कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट नहीं हुआ। जब जनरेट नहीं हुआ तो मतलब क्या, ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं होगा, ना ही डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा। पक्का ना। आज प्रोडक्शन सेक्टर वाला वो लोन लेता है, लोन लेने के बाद बिजनेस खड़ा करेगा, है ना, और उस बिजनेस से बहुत सारे गुड्स बनाएगा, बहुत सारे सर्विसेज बनाएगा, है कि नहीं, बोलो। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, मशीन लेगा, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज वो बनाएगा, बहुत सारे लोगों को सर्विसेज देगा, है कि नहीं। तो चूंकि उस पर जो लोन पे जो इंटरेस्ट दिया है वो कहीं ना कहीं क्या है, ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए काम ले रहा है ना, ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, है ना, उत्पादन उद्देश्य के लिए ले रहा है। तो ये एक प्रकार से फैक्टर, है ना, पेमेंट कहलाएगा। ये जो पेमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बताओ, फैक्टर पेमेंट, यानी कहीं ना कहीं हमारे कारक भुगतान कहलाएगा। और ये कारक भुगतान हमेशा, है ना, ये दोनों चीज समझो, ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, पक्का ना। चलिए गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर देखिए लोन दो तरीके से लेता है, एक तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लेता है, जैसे उसने लोन लिया किसके लिए, सैलरी देने के लिए, है ना, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, लोन ले लिया, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था, लोन ले लिया, ठीक है। इस तरीके से समझो, कुछ एक स्मॉल, है ना, वियर एंड टियर एक्सपेंसेस, कुछ छोटे मोटे खर्चे जो थे, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, प्रशासनिक खर्चे, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ये जो कुछ खर्चे होते हैं, अब इनके लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने लोन ले लिया। अगर उसने इस पे अगर इंटरेस्ट पे किया है तो क्या होगा बताओ, ये एक प्रकार से नॉन फैक्टर पेमेंट होगा, क्योंकि इससे कोई सर्विस जनरेट तो हुई नहीं, और चूंकि नॉन फैक्टर पेमेंट होगा इसलिए ना ही हम लोग उसको सर नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ना ही सर हम लोग उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब लोन लिया है, लोन लिया है जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, प्लांट बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, ठीक है, ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, है ना। अगर इसने गवर्नमेंट ने जो लिया है वो इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से लिया है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है, जैसे समझो बिल्डिंग हो गया, जैसे हमारे पास रोड हो गया, पार्क हो गया, रेलवे हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया इत्यादि, इस पे जो इंटरेस्ट पे जा रहा है, इस पे जो हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एक प्रकार से फैक्टर पेमेंट कहलाएगा। पहला पहला से क्या, एक प्रकार से क्या कहलाएगा, फैक्टर पेमेंट कहलाएगा, और इसलिए हम लोग उसको भी नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे और इसलिए हम लोग उसको भी डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करेंगे। दैट्स इट, इंटरेस्ट पेड का कहानी। कोई डाउट है मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। चलो भाई, कोई डाउट है इंटरेस्ट पेड वाले कहानी में। एक बात ध्यान रखना, अगला छठा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अगर कोई सेकंड हैंड गुड्स है ना, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, कोई भी सेकंड हैंड गुड्स है ना, जैसे कोई मकान लिया या कोई गाड़ी ली, कोई गाड़ी ली, कोई मकान लिया, हमने सेकंड हैंड लिया, उसको उठा के बेच दिया, तो कोई भी अगर हम लोग मान के चलो चाहे उसका सेल करें चाहे परचेस करें, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ क्या, डबल काउंटिंग, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसकी, डबल काउंटिंग की। इसके वजह से ना ही कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ना ही कभी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। बट हाँ, बट अगर हमने कोई ब्रोकरेज फीस, अगर कोई हमने ब्रोकरेज का कोई फी है या कोई कमीशन है, ठीक है, पे किया है, पेड ड्यूरिंग, हाँ, पेड इन
सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम्स, ठीक है, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम। इस केस में क्या होगा मुझे बताओ, अगर कोई हमने ब्रोकरेज फी या ब्रोकरेज कमीशन अगर हमने पे किया है, कोई ब्रोकरेज फी या ब्रोकरेज कमीशन अगर हमने पे किया है ना, सेकंड आइटम में, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों? चाहे वो, क्योंकि क्या 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 बताओ, यहाँ पे एडिशनल फैक्टर सर्विस जनरेट हुई है, यहाँ पे जो एक अलग फैक्टर सर्विसेज जनरेट हुई है, समझ में कि नहीं है, सर्विस जनरेट हुई है, इसको लिख लीजिएगा भाई, छठा, ठीक है। अब आखिरी 7वां पॉइंट मैंने आपको बताया था, 7वां 7th पॉइंट, उसको समझ लेते हैं भाई। 7th पॉइंट क्या कहता है? अच्छा, जो बैंक हमको इंटरेस्ट देती है डिपॉजिट पे, वो बताओ इंक्लूड करेंगे क्या? पच्चीस पे छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में कि नहीं है? चलो नेक्स्ट हमारे पास देखो, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारे पास जो मेथोडोलॉजी, अगला जो पैटर्न है, अगला क्वेश्चन है 7वां, है ना। 7 होता है कि इम्प्यूटेड वैल्यू नाम का कॉन्सेप्ट होता है, 7वां केस इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू या 7वां, चलो मैं अगला, है ना, 7वां है हमारे पास इम्प्यूटेड वैल्यू, वैल्यू बाय ऑनर। अब समझो, कई बार होता क्या है, समझो, हम अपने खुद के जमीन में बिजनेस कर रहे हैं, कई बार होता क्या है, हम अपने क्या हुआ, समझो ध्यान से, इम्प्यूटेड वैल्यू को प्रोवाइडेड बाय ऑनर, है ना, हम ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू को प्रोवाइडेड बाय ऑनर की बात हो रही है, यहां पे हम खुद स्वयं अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आएगी नहीं है, हम खुद और स्वयं अपनी बात कर रहे हैं इम्प्यूटेड वैल्यू के केस में, ठीक है, हम अपने प्लॉट पे, अपने लैंड पे हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने प्लॉट पे या अपने लैंड पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई हम लोग ऑनर हैं, और हम लोग अपने खुद के लैंड पे और प्लॉट पे हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में सर क्या होगा, इम्प्यूटेड वैल्यू या, है ना, प्रोवाइडेड बाय ऑनर, तो सर इस केस में हमारे पास, सर इसको क्या बोलेंगे सर बताओ, ये इम्प्यूटेड वैल्यू होगा, और इसको हम लोग सर नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे। क्यों सर? अगर आज मैं इसको, आज समझो, अगर इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है समझो, इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब हुआ, जैसे लैंड है, ठीक है ना, मैं अपने स्वयं का लैंड जो है मैं यूज कर रहा हूँ, स्वयं खुद का जो है मैं लैंड जो है मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं ये लैंड अगर मैं किसी और को देता तो मुझे रेंट देता नहीं देता, बोलो, देता, देता ना। अगर हम ये जो लैंड है अगर हम किसी और को देते
तो क्या हाँ वो हमें रेंट देता नहीं देता? बिल्कुल देता है। बट अब हमें रेंट जो है हमने किसी और को नहीं दिया, हम खुद स्वयं यूज़ कर रहे हैं। जब स्वयं यूज़ कर रहे हैं तो हमें तो कोई रेंट तो देगा नहीं, कि देगा कोई? नहीं देगा जब स्वयं यूज़ करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इस लैंड की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है, नहीं। इसकी खुद की कोई इम्प्यूटेड वैल्यू होगी। इम्प्यूटेड मतलब कि खुद हम सोचेंगे, एज्यूम करेंगे। हम किसी और को देते 20,000 रुपये किराया मिलता, अब हम किसी और को नहीं दे रहे, हम खुद एक स्वयं इसको ले रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें हमें कम से कम बिजनेस से 20,000 रुपये एज अ किराए के रूप में हमें इसको निकालना है। तो ये 20,000 रुपये एक इम्प्यूटेड वैल्यू के रूप में देखने को मिलेगा। तो चूंकि इस 20,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्यूटेड वैल्यू के रूप में देखने को मिलेगा, और ये इम्प्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही शामिल की जाएगी। आज के लिए तो नहीं करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 7 के सातों पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ये 7 के सातों पॉइंट क्लियर है, आपको कभी डाउट नहीं आएगा कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करें क्या इंक्लूड ना करें। थैंक यू सो मच।